हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्न लगभग पूरे हो चुके हैं अगर आप ध्यान दें, क्योंकि ये तो सीरियल से हैं कि एक एक से लेके इतने तक चल रहा था, लेकिन पीछे पहले जो वीडियोस बनाए गए उनमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस हिसाब से करीब अभी तक मान के चलते हैं हम करीब 1300 या 1350 प्लस। ठीक है, चलिए तो आज का प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कुछ प्रश्न पूछे जाए तो उनका रिप्लाई जरूर दीजिए, उसका उत्तर जरूर बताएं। और इन सब की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग उसके लिए परेशान ना रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विचार करना और बताना है सही उत्तर इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा पर पहला स्टेटमेंट है, शिक्षा पर एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यक्तियों के बीच साक्षरता दर लगभग 77.7% थी। ये 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की बात हो रही, 7 वर्ष से कम की आयु की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही सही है। ठीक है, दूसरा है कि पहली बार महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर के लगभग बराबर है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि पहली बार महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से लगभग बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के 75 में मतलब 75 में दौर के हिस्से के रूप में एक रिपोर्ट घरेलू सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा नाम है, शीर्षक है इसका। कौन किसका शीर्षक है ये? इस रिपोर्ट का शीर्षक है घरेलू सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा। ठीक है, तो जारी किया गया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के हिस्से के रूप में। ठीक है, और किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया गया। ठीक है ना, तो शिक्षा और साक्षरता दर में देखा जाए, ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने जारी किया, वो भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के हिस्से के रूप में। रिपोर्ट का शीर्षक है घरेलू सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और साक्षरता दर में देखिए, भारत में व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक की आयु जो है, इनके बीच में 77.7% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में की तुलना में कितने 3.5%। ठीक है, कम थी, मतलब शहरों में जितना थी उससे 3.5% कम रही है गांव में। ठीक है, महिला साक्षरता दर रही है 70.3%, लेकिन पुरुष साक्षरता दर रही है 84.7%। ध्यान रखना है कितना, लगभग बराबर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें, करीब 14% का अंतर है, 14.4%। ठीक है, केवल 5.7% ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक या उससे ऊपर थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 21.7% है। ये भी ध्यान रखना, शहरी क्षेत्रों में ग्रेजुएट जो हैं स्नातक वाले वो हैं स्नातक या उससे ऊपर के 21.7%, लेकिन गांव में है 5.7% लोग। ठीक है, तो ध्यान ये रखना कि घरेलू सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा रिपोर्ट का शीर्षक रहा है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के हिस्से के रूप में जारी किया गया, और किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सही कथन हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति को स्वतः अनुमोदन के माध्यम से 74% तक बढ़ा दिया है। तो सही बात है, क्योंकि पहले 49% था। ठीक है, इस समय 74 हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है।
दूसरा है एफडीआई एक फर्म या व्यक्ति के द्वारा एक देश में दूसरे देश में स्थित व्यवसाय के हितों में किया गया निवेश होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही हैं, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई मतलब यही होता है ना कि कोई कंपनी अगर आती है तो क्या करती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नाम ही है इसका, तो इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवसाय के हितों में किया जाता है ये काम। ठीक है, निवेश जो किया जाता है एफडीआई के थ्रू व्यवसायिक हितों में किया जाता है। और एक होता है एफआईआई, ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है। एक क्या है कि एक के भागने का चांस कम है, और दूसरा क्या है कभी भी अपना बोरा बिस्तर उठा के जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहला दूसरा सही है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक, सी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, यह व्यक्ति के द्वारा एक देश में से दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश होता है। जिन मार्गों से भारत को एफडीआई मिलता है वो देखिए स्वचालित मार्ग है। इसमें विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। भाई स्वचालित है, स्वचालित का मतलब क्या है कि इसमें किसी के स्वीकृति की जरूरत नहीं है, यह अपने आप आएगा। ठीक है, सरकारी मार्ग है, इसमें विदेशी संस्था को सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री दो तरीके से होता है, एक स्वचालित मार्ग और एक सरकारी मार्ग। ठीक है, स्वचालित में किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, लेकिन सरकारी मार्ग में सरकार की स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, रक्षा क्षेत्र में नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की नीति को मंजूरी दी है, जो स्वतः अनुमोदन के माध्यम से, स्वतः मतलब यही स्वचालित, स्वतः अनुमोदन के माध्यम से एफडीआई के 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया। इससे पहले रक्षा उद्योग स्वचालित मार्ग के तहत, सरकारी मार्ग के तहत, दोनों मार्ग के तहत होता था। चाहे जिस मार्ग के तहत आए 49% ही हो सकता था। ठीक है, हालांकि नई नीति में एक शर्त के रूप में क्या हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा खंड है जिसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा फंड जो नई नीति बनाई गई एफडीआई की, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एक खंड जोड़ा गया है इसमें, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया है ये चीज़। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है कि बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सिखाया, मतलब जो उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी वो मौखिक रूप से दी थी, मतलब कैसे, चर्चा और बहस के माध्यम से। ठीक है, चर्चा और बहस के माध्यम से अपने शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी थी। बात सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा है बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। तो ये भी बात सही है कि उस समय कुछ नहीं लिखा गया था। इनको जब इनकी जब मृत्यु होती है तो उस समय त्रिपिटक जैसी किताबें आई, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जैसी किताबें आई थी। ठीक है ना। चलिए, तो तीसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने, मतलब कौन, वैशाली के वरिष्ठ भिक्षुओं ने क्या किया, एक परिषद में संकलित किया और नाम रखा त्रिपिटक। त्रिपिटक है लिख दिया गया है, ये त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब क्या है, त्रिपिटक मतलब त्रि मतलब तीन। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था इसमें। ठीक है, देखिए क्या है कि बुद्ध अन्य शिक्षकों ने मौखिक रूप से सिखाया, चर्चा और बहस के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं, शायद बच्चों के साथ ने इन प्रवचनों में भाग लिया और चर्चा की कि उन्होंने क्या सुना था। जो ये संकलित हुआ है, जहाँ पे उनके मतलब भिक्षुओं के द्वारा जो संकलित किया गया त्रिपिटक, उसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने क्या सुना था। बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं शताब्दी बीसी रही कि एडी रहा, बीसी है। ठीक है, उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने बुजुर्ग वरिष्ठ भिक्षुओं की परिषद बैठाई गई बिहार में, इस समय के बिहार में वैशाली है। ठीक है, संकलित किया उनको त्रिपिटक। फिर यहाँ तो त्रिपिटक कहते हैं, शाब्दिक रूप से विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरी। तो त्रि मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी। ठीक है, उन्हें पहले मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था।
ध्यान रखना, पहले पहले मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था और फिर लंबाई और साथ ही विषय के अनुसार मतलब कालांतर में क्या किया गया, उनको लिखित और वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो इनके जो 3 त्रिपिटक रहे हैं, ठीक है, तो त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, क्या क्या है देखिए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें रही हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक के बारे में क्या है, एक है आपका सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है भाई, सुत्त में सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। क्या है? सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह दिया गया है सुत्त पिटक में। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में संघ के नियम और कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी कि इसमें क्या है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो है त्रिपिटक, ये तीनों लिखे गए थे पाली भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर और भी जानना तो देखिए, सबकी इन सबकी अठ कथा बोलते हैं, अठ कथा। तो वो 8 कथाएं हैं, तीनों की अपनी अपनी हैं। तो जैसे सुत्त पिटक की 8 कथा का नाम क्या है, महाअट्ठक। क्या है? महाअट्ठक नाम है। ठीक है, सुत्त पिटक की 8 कथा है महाअट्ठक। विनय पिटक की 8 कथा है कुरुंदी, कुरुंदी। एक मिनट देखिए, सुत्त पिटक का क्या है, महाअट्ठक। विनय पिटक का क्या है, कुरुंदी। 8 कथा है, ये 8 कथाएं हैं, ये तीनों त्रिपिटक की अपनी अपनी 8 कथाएं हैं। और तीसरा जो है आपका अभिधम्म पिटक है, उसकी है महापच्चरी। महापच्चरी 8 कथा है, किसकी? अभिधम्म पिटक की। ठीक है, तो ध्यान रखना किसकी 8 कथा कौन सी है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हो सकता है मिलान करने के लिए भी आ जाए, या हो सकता है सही जोड़ा बताने के लिए आ जाए प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है, जैन दर्शन के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जैन दर्शन के बारे में देखते क्या है कि जैन दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व है। तो क्या है, बात सही है कि गलत है? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा है कि जैन उपदेशों के अनुसार कर्म के माध्यम से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र आकार का है। ठीक है, मतलब कर्म के माध्यम से ही आप जन्म और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं, तो ये बात सही है। आपके कर्म ही जो है वो आपके पुनर्जन्म को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म का मानना है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जैन धर्म का मानना है कि कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और तपस्या की आवश्यकता होती है। इनको आप अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आप अगर हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री वाले वीडियो में जो जैन धर्म से संबंधित वीडियो है, उसको आप अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वो उम्मीद ये भी है कि आप अगर एक बार सुने तो आप उसको भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो एक बार उसको सुनने की कोशिश करें जरूर। तो इसके दोनों 2 और 3 इसका स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, सही बताना था हमें, जैन दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी है। हाँ, देखिए क्या है, जैनियों का मूल दर्शन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर के नाम से प्रसिद्ध वर्धमान के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में अस्तित्व में था। तो वर्धमान के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में अस्तित्व में था, सही बात है, क्योंकि इनसे पहले बहुत सारे लोग हुए थे। ठीक है, अब ये जो है 23वें तीर्थंकर रहे हैं। कौन? आप क्या नाम? महावीर।
महावीर स्वामी जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो इनसे पहले भी 22 हुए हैं, क्योंकि तभी तो ये 23वें बनेंगे। तो इनसे पहले जो 22 रहे हैं वो क्या है कि इनके जन्म से पहले यही उत्तर भारत में अस्तित्व में था जैनियों का मूल दर्शन, ठीक है। अब देखिए तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो संस्थापक होते हैं, संस्थापक को बोलते हैं तीर्थंकर, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कुछ शब्द हैं। दूसरा है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ नहीं निग्रंथ, ठीक है। निर्ग्रंथ है तो इसका मतलब क्या है? महात्मा। निर्ग्रंथ का मतलब होता है महात्मा और तीर्थंकर का मतलब होता है संस्थापक, ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं, जिनको आदिनाथ वृषभनाथ कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे 23 अन्य शिक्षकों या तीर्थंकरों से पहले थे, ठीक है। शाब्दिक रूप से जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों महिलाओं को मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। मतलब अस्तित्व की बात जब होती है तो उसमें जो पुरुष महिलाओं को मार्गदर्शन करते हैं उनमें से बात है, ठीक है। तीर्थंकर या शिक्षक का शाब्दिक अर्थ बताया गया है इसमें, ठीक है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि पूरी दुनिया क्या है? एनिमेटेड है, ठीक है। पूरी दुनिया क्या है? एनिमेटेड है। एनिमेटेड मतलब जीव है, मतलब जीवित, ठीक है। तो यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, पानी में भी जीवन है। तो ये कहते हैं पूरी दुनिया में क्या है? जीवन है, ठीक है। जीवित प्राणियों विशेष रूप से मनुष्य, जानवर, पौधे, कीड़ों के लिए गैर चोट, मतलब उनको मारना पीटना नहीं है, अहिंसावादी थे। जैन दर्शन का के लिए केंद्रीय है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आगे है कि वास्तव में जैन धर्म के भीतर पर जोर दिया जाने वाला अहिंसा का सिद्धांत जो था भारतीय सोच पर अपनी छाप छोड़ गया। मतलब आज भी जो ये अहिंसा का सिद्धांत है आज भी भारतीय विचारधारा पे है, ठीक है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैन उपदेशों के अनुसार कर्म के माध्यम से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र चलता है, ठीक है। कर्म के अनुसार ही आपका जन्म पुनर्जन्म सब निर्धारित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही रहा। तीसरा है कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है और संसार का त्याग करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मोनास्टिक अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यक शर्त होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो मोनास्टिक अस्तित्व जो होता है मोक्ष की एक आवश्यक शर्त होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमें। इसमें जो मृत्यु होती है वो संलेखना है ना, संलेखना के द्वारा। राजा कौन रहे इसमें? ये जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, फिर जैन धर्म के अनुसार उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। नाम था उनका चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। देखिए क्या है कि हैगियोग्राफी, ये हैगियोग्राफी कुछ है, इसका मतलब क्या होता है? हैगियोग्राफी के बारे में हमें बताना है। तो देखिए हैगियोग्राफी जो होती है वो एक ये संत या फिर धार्मिक नेता जो होते हैं उनकी जीवनी होती है, उसको बोलते हैं हैगियोग्राफी। बात सही है ना? तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। हैगियोग्राफी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को बोलते हैं हम। दूसरा एपिग्राफी, एपिग्राफी जो होती है वो शिलालेखों का अध्ययन है। तो ये भी बात सही है, ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन है एपिग्राफी। तीसरा है एक ब्राह्मण को एक भूमि दी जाती थी जिसे आमतौर पर राजा को भूमि राजस्व और अन्य व्यय राशि का भुगतान करने से छूट भी मिलती थी और अक्सर स्थानीय लोगों से इन बकाया को इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। तो ये भी बात सही है, ठीक है, पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। तीसरा है न्यूमिस्मैटिक्स है, न्यूमिस्मैटिक्स है ये, ध्यान रखना ऐसे न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। ये क्या है? ये होता है सिक्कों का अध्ययन, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन जिसमें दृश्य तत्व जैसे स्क्रिप्ट, चित्र, धातुकर्म, विश्लेषण और वो संदर्भ शामिल जिनमें वे पाए गए हैं, ठीक है।
तो ये सब के सब क्या है, सही है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए डी इसका सही उत्तर है। हाँ देखिए वही है, हैगियोग्राफी संत धार्मिक नेता की जीवनी होती, साहित्यिक हैं क्या, अक्सर संत की उपलब्धियों की प्रशंसा करती हैं। ठीक है, संत की उपलब्धियों की प्रशंसा करती हैं और हमेशा शाब्दिक रूप से सटीक नहीं हो सकती है। ठीक है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें उस विशेष परंपरा के अनुयायियों की मान्यताओं के बारे में बताते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हैगियोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे है, एपिग्राफी क्या है, शिलालेखों का अध्ययन है। एक ब्राह्मण को जो भूमि एक दी जाती थी उसे, जिसे आमतौर पर राजा को भूमि राजस्व अन्य देय राशि भुगतान करने की छूट होती थी और अक्सर स्थानीय लोगों से इन बकायों को इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों का अध्ययन, इसमें दृश्य तत्व जैसे कि स्क्रिप्ट है, दृश्य चित्र है, धातुकर्म विश्लेषण है और वो भी संदर्भ इसमें शामिल होता है जिनमें ये पाए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए आ गया, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध त्रिपिटक, ठीक है, बौद्ध त्रिपिटक है, त्रिपिटक हमेशा लिखा गया है, त्रिपिटक है ये। ठीक है, तो त्रिपिटक है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो देखिए विनय पिटक में क्या है, संघ या मठ के आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून शामिल थे। बात सही है कि गलत है। सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह किया गया है किसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक है। तो पहला तो गलत लग रहा है। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में संघ के नियम कानून तो हैं, अभी हमने ऊपर बताया था ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो देखिए क्या है इसमें, विनय पिटक में संघ या मठ के आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और कानून शामिल थे। बात सही है विनय पिटक की। ठीक है, दूसरा है बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में शामिल किया गया है। आपने बताया था कि उपदेशों और सिद्धांतों का संग्रह है सुत्त पिटक। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो गया। अब तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक ने अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मामलों को बताया गया है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है अभिधम्म पिटक, अभी हमने ऊपर बताया भी था। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं और सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, विनय पिटक में उन लोगों के लिए नियम कानून शामिल जो संघ या मठ के आदेश में शामिल हो गए थे। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में शामिल किया गया था, अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से। ठीक है, प्रत्येक पिटक में कई व्यक्तिगत ग्रंथ हैं। ठीक है, हमने उसमें महा अट्ठक, कुरुंदी, महापच्चरी के बारे में भी बताया था। ठीक है, वो अट्ठ कथाएं हैं। बाद में बौद्ध विद्वानों द्वारा इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई हैं, इसलिए सभी कथन जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना है, इसमें कौन सा कथन सही। गुरु नानक ने कबीर और अन्य एकेश्वरवादियों की तरह अपने विचारों का बहुत प्रचार किया था। तो सही है या फिर गलत है। बात सही है, गुरु नानक की शिक्षाएं उन्हें एकेश्वरवादी आंदोलन का अभिन्न अंग बनाती हैं। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ये एकेश्वरवादी आंदोलन, एकेश्वरवाद को मानते थे और इन्होंने कबीर और अन्य एकेश्वरवादियों की तरह अपने विचारों का प्रचार किया था इन्होंने। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना है। सी इसका सही उत्तर हो गया। गुरु नानक जी ने संत कबीर अन्य एकेश्वरवादियों की तरह अपने विचारों का बहुत प्रचार किया, लेकिन बाद में विभिन्न विकासों के कारण, उनकी शिक्षाओं के कारण एक सामूहिक धर्म सिख धर्म का उदय हुआ बाद में। ठीक, संत कबीर और अन्य संतों के साथ उनकी शिक्षाओं की बुनियादी समानता, उनके बीच बुनियादी वैचारिक समझौते उन्हें एकेश्वरवादी आंदोलन का अभिन्न अंग बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। गुरु नानक जी खत्री नामक व्यापारियों की एक जात के थे, खत्री। ठीक है, और पंजाब में एक गांव में पैदा हुए थे, नाम था ये, जिसे अब नानक साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपने बाद के जीवन में उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की। आखिरकार वह पंजाब में एक जगह पर बस गए जिसे अब कहते हैं डेरा बाबा, इस समय डेरा बाबा। ठीक, वहाँ उन्होंने बड़ी संख्या में शिष्यों को आकर्षित किया, उनके द्वारा रचित भजनों को
आदि ग्रंथ में शामिल किया गया, जो कि 1604 में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था ये काम। ठीक है, तो आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने, 5वें सिख गुरु थे, 1604 में इन्होंने किया था ऐसा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक मिनट, अगला प्रश्न है, सूफीवाद एक विचार के रूप में फारस में उत्पन्न हुआ और 11वीं शताब्दी तक भारत में फैल गया। सूफीवाद जो है फारस में उत्पन्न हुआ था एक विचार के रूप में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में भारत में फैला। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना हमें। ठीक है, तो देखिए पहला है कि यह उनका मानना था कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। बात सही है कि गलत है? बात तो सही है ना, तो बात सही है, मानवता की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। उन्होंने कव्वाली नामक गायन का एक नया रूप पेश किया जिसमें हाथ की ताली के साथ ताल दिया जाता था। कव्वाली कभी सुने होंगे तो आपको पता होगा क्या होता कैसे होता। ठीक है, तो कव्वाली इन्होंने पेश की थी, ये भी बात सही है। उन्होंने आंतरिक आत्मा और ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्यान का उपदेश दिया था, मतलब ध्यान लगाने से उन्होंने कहा कि आत्मा और ईश्वर एक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, उन्होंने सख्त ब्रह्मचर्य का पालन किया। ध्यान ये रखना कि सूफीवाद जो है वो सख्त की बात कभी नहीं किया है। ठीक है, तो सख्त ब्रह्मचर्य का पालन मतलब ये गलत होगा। ठीक है ना, तो पहला और दूसरा और तीसरा सही, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही। चौथा सख्त ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ये गलत है। ठीक है ना, चलिए सी सही उत्तर। हाँ, मानवता सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। उन्होंने कव्वाली नामक नया गान रूप पेश किया जिसमें हाथ की ताली के साथ ताल दिया जाता था। आंतरिक आत्मा ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्यान का उपदेश दिया। सूफियों को ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं था। ध्यान रखना है, इनको जो है ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांत के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही इसमें। इसे आर्यभट्ट ने लिखा था, सही है या गलत है? पंच सिद्धांत आर्यभट्ट लिखे थे या कि वराहमिहिर? पहला तो गलत है। ठीक है, ठीक है ना, आर्यभट्ट ने नहीं लिखा था। ग्रीक और रोमन ज्योतिष का विस्तृत विवरण है, तो ये भी गलत है। ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है पंच सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दूसरा दोनों भी गलत है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट ने नहीं लिखा था, वराहमिहिर ने ही लिखा था। ठीक है, देखिए गणितीय खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ है। ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, विचार करना है, ये 3 विचार दिए गए हैं, इनमें से किसी एक के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे बताना है हमें। देखिए यह नृत्य रूप जो है महापुरुष शंकर देव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टेटमेंट है, नृत्य रूप महापुरुष शंकर देव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, दूसरा है, नृत्य रचना के साथ संगीतमय रचनाओं को बोर्गीसेट कहा जाता है। नृत्य रचना के साथ जो संगीतमय रचनाएं होती हैं उनको बोर्गीसेट कहा जाता है, इन्हीं में से बताया गया है। उपयोग की जाने वाली जो पोशाक है पैट से बनी होती है। ठीक है, अब इसमें बताना कौन सा है सही। ठीक है, देखिए मोहिनीअट्टम, थांगटा, सत्तरिया, कुचिपुड़ी, क्या इसमें क्या हो सकता है? देखिए शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था, संगीतमय रचनाओं को बोर्गीसेट कहते हैं, पोशाक इनकी पैट से बनी होती, तो ये आपका ना तो मोहिनीअट्टम है और ना ही कुचिपुड़ी है। ठीक है, और थांगटा भी नहीं है, सही उत्तर इसका सी है, सत्तरिया। ठीक है, सत्तरिया नृत्य इसका सही उत्तर है, मोहिनीअट्टम तो नहीं है, मोहिनीअट्टम नहीं है। शंकर देव हाँ सही है, मोहिनीअट्टम नहीं है, सत्तरिया ये। ठीक है, अब देखिए शंकर देव महान वैष्णव संत थे और आसाम के सुधारक थे। ठीक है, सत्तरिया नृत्य आसाम का ही है। सत्तरियों को पेश करने के लिए जाने जाते हैं, सत्तरिया वैष्णववाद के आसपास केंद्रित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मुद्रा राक्षस के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा गलत है।
देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यह कालिदास द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को बताता है। तो कालिदास तो उस समय थे नहीं। मुद्रा राक्षस लिखी किसने है? कालिदास ने कि किसी और ने? इसको लिखा है विशाख दत्त ने, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है, सही नहीं बताना था, सही नहीं है, पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, पहला ही गलत है। दूसरा, मुद्रा राक्षस संस्कृत में लिखा गया है, अब ये कैसे कहेंगे? ये बहरहाल सही है, ठीक है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गलत पूछा गया था तो इसलिए पहला ये सही इसका उत्तर होगा, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन बारे में बताया गया है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट सही था कि संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत भाषा का नाटक है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आजीविका के बारे में सही है? आजीविका, आजीविका क्या है? दर्शन है ना, आजीवक संप्रदाय, वही है ये, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आजीवक भारतीय दर्शन के नास्तिक विद्यालय में से एक था। नास्तिक सही है, नास्तिक विद्यालय में से एक था आजीवक संप्रदाय, आजीवक दर्शन, ठीक है। स्थापना की थी मक्खली गोशाल ने, यह भी बात सही है। आजीवकों को दान में दिया गया था, अशोक के द्वारा कुछ गुफाएं दी गई थी, ठीक है। तीसरा है, आजीविकाएं कर्म दर्शन में विश्वास नहीं करती है, ठीक है, और मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कुछ नहीं ऐसा, जो कुछ होता है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो तीसरा भी क्या है, सही है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो बिंदुसार ये है मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, मौर्य शासक हैं ये। तो मक्खली गोसाल ने इसकी स्थापना की है, बात सही है। तो मक्खली पुत्र गोसाल नाम है इनका, ठीक है, पूरा नाम मक्खली पुत्र गोसाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो गया, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नास्तिक विद्यालय में से एक था, स्थापना मक्खली गोसाल ने की, कर्म दर्शन विश्वास नहीं था इनको, जो ये कहते थे कि जो कुछ होता है वो ब्रह्मांडी व्यवस्था के द्वारा पहले से ही निर्धारित हो गया है। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी थे, भी बात सही है। तो सही उत्तर चारों है, ठीक है। देखिए, चलिए अगला प्रश्न है, ये क्या है? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल है, किन दो देशों के बीच से गुजरती है? इंग्लिश चैनल है, ये किन दो देशों के बीच से गुजरती है, ये हमें बताना है। तो फ्रांस यूके, स्वीडन फिनलैंड, इटली स्पेन, इटली ग्रीस, कहाँ कहाँ से गुजर रही है? तो ये है फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है, सही है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच से गुजर रही है, स्वीडन फिनलैंड में नहीं है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसकी व्याख्या देखते क्या है। सही उत्तर ए है। इंग्लिश चैनल, जिसे केवल चैनल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, ध्यान रखना है, जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग कर रहा है, ठीक है। इसके पूर्वोत्तर छोर पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर जल संधि है, कहाँ? पूर्वोत्तर छोर में, और उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग को जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, देखिए, ये आपका इंग्लैंड है, इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे करके छोटा सा है, ये आपका इस फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है ना, इंग्लिश चैनल हो गया। अब यहाँ पे ये है उत्तरी सागर, है, उत्तरी सागर हो गया, और ये आपका बे ऑफ, ये आपका जो है स्ट्रेट ऑफ डोवर द्वारा उत्तरी सागर के दक्षिण छोर भाग को जोड़ता है, ठीक है ना। यही है आपका उत्तरी सागर, यहाँ पे है, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है,
ये आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक में नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। चलिए, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग कर रहा है। पूर्वोत्तर छोर पर देखा जाए तो स्टेट ऑफ डोवर है, और डोवर के द्वारा उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग को जोड़ता है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग क्षेत्र भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? गलत है, ठीक है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को नहीं होता, ठीक है। शिक्षक पर्व मानव संसाधन मंत्रालय के तहत एक पहल है। क्या है, सही है कि गलत है? मानव संसाधन मंत्रालय के तहत एक पहल है शिक्षक पर्व। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका दूसरा भी सही नहीं है, ठीक है। दोनों ही गलत, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। डी, हाँ डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षकों को सम्मानित करने नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए क्या किया गया है? अभी जल्दी में 8 सितंबर से 25 सितंबर तक क्या मनाया गया? शिक्षा पर्व मनाया गया, ठीक है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 से 25 सितंबर के बीच में क्या किया गया? शिक्षा पर्व मनाया गया, ठीक है। ठीक है ना। आगे शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय नहीं है ये, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है शिक्षा परिषद नई शिक्षा नीति, और इसके कार्यान्वयन पर वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा। कौन? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। वेबिनार पर एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनका जन्मदिन है, यही डेट ऑफ बर्थ इनकी है, ठीक है। तो इनके जयंती पर उनकी स्मृति में पूरे भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। हालांकि शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 यूनेस्को और आईएलओ के सिफारिश को अपनाने की सालगिरह मनाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जा रहा है? 5 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1966 में शिक्षकों की स्थिति से संबंधित जो आईएलओ यूनेस्को की सिफारिश को अपनाया गया था, ठीक है, 5 अक्टूबर को ही, इसलिए विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। यह उपकरण शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, उनकी प्रारंभिक तैयारी, आगे की शिक्षा, भर्ती, रोजगार, शिक्षण और सीखने की स्थिति के लिए क्या करता है? मानक निर्धारित करता है। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? शिक्षा पर्व मनाने का इस बार 8 से 25 सितंबर तक मनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, विचार करना और सही उत्तर बताना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं सही उत्तर कौन सा है इसका। पहला स्टेटमेंट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? सुधरी हुई है, ठीक है। तो ये भी सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इनोवेटिव इंडेक्स में भारत की स्थिति बढ़ी हुई मतलब सुधरी हुई है, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ठीक है, सही है, दोनों ही सही हैं। देखिए क्या है, विश्व
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया था, WIPO। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों की सूची में भारत 48वें स्थान पर है। ये भी ध्यान रखना, भारत का स्थान है, जो 50 देश हैं उनमें से 48वां स्थान है भारत का। ठीक, 2019 में रैंकिंग थी भारत की 52 नंबर की, 19 में 52 नंबर और 20 में आके इसका नंबर हो गया 48। ठीक है, 4 कदम अपने आप को आगे बढ़ाया इसमें। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, ब्रिटेन, नीदरलैंड शीर्ष 5 देश हैं। ये भी ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, ब्रिटेन और नीदरलैंड शीर्ष 5 देश हैं। अब भारत के बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें। भारत दुनिया की तीसरी सबसे नवीन निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था बन गया है इसमें। ठीक है, नवीन मध्य आय अर्थव्यवस्था बन गया भारत दुनिया की तीसरी। ठीक, सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक, अनुसंधान विकास, गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में शामिल है भारत। ठीक, भारत ने 3 स्तंभों में सबसे अधिक सुधार किया है। भारत ने सबसे ज़्यादा सुधार 3 स्तंभों में किया। कौन कौन से हैं वो? पहली बात संस्थानों में, दूसरा व्यावसायिक परिष्कार में 55वां, और संस्थान में 61वां, और तीसरा है रचनात्मक आउटपुट में। कौन सा स्थान है? 64 नंबर। ठीक है, इंडेक्स रैंकिंग में लगातार सुधार जो है, अपार ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, सार्वजनिक निजी अनुसंधान संगठनों के द्वारा किए गए अद्भुत कार्य इसके क्या रहे हैं, इसके कारण हुआ है। मतलब इनकी जो सुधार हुआ है, रैंकिंग में जो सुधार हुआ है, उसके पीछे कारण क्या रहा है? यही सब कारण रहे हैं कि अपार विज्ञान पूंजी हुई है इनके पास, जीवंत स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, ये सभी कारण हैं। इन्हीं की वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। ठीक है, आगे है इंडेक्स रैंकिंग में लगातार सुधार। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, भारत के सभी राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रमुख कदम के रूप में व्यापक रूप से इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, कौन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी कर रहा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार के 23वें संस्करण का हिस्सा नहीं है? मालाबार का 23वां संस्करण हुआ है, इसका हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए भारत है ही है, ठीक है, जापान भी है, USA भी है। सही है ना? भारत, जापान, USA है अब मालाबार का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसमें। ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास नौसेनाओं के बीच होता है। मालाबार का 23वां संस्करण हुआ। भारत, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक अभ्यास है ये, जिसे भारतीय मतलब हिंद और प्रशांत महासागरों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, 1992 में भारत और अमेरिका ने शुरू किया था ये काम, ये वाला अभ्यास। ठीक है, फिर इसे 2015 में जापान को भी मिलाया गया, तो ये त्रिपक्षीय रूप हो गया इसका। ठीक है, अब मालाबार 2019 भारत, जापान, अमेरिका नौसेना सहयोग को और मजबूत बनाने, अंतर मूल्यों को बढ़ाने के लिए साझा मूल्यों सिद्धांतों के आधार पर प्रयास किया गया। ठीक है, मालाबार 2019, तो ये ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण है ये है 23वां संस्करण। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा है भाई? गुजरात है, तेलंगाना, कर्नाटक है या फिर आंध्रा? देखिए कर्नाटक नहीं है और तेलंगाना भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? गुजरात भी नहीं है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है।
बी सही उत्तर। हाँ, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, क्या वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने क्या किया, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का चौथा संस्करण जारी किया। किसने जारी किया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का चौथा संस्करण जारी किया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और सबसे खराब प्रदर्शन में देखा जाए, मतलब आंध्र प्रदेश के बाद इन सब का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश और फिर झारखंड आएगा, ध्यान रखना इसका। फिर उसके बाद त्रिपुरा, सिक्किम और उड़ीसा जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने BRAP के साथ 100% अनुपालन प्राप्त किया है। BRAP मतलब यही स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। यह वैश्विक महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, रीस्टार्ट पैकेज के साथ लघु मध्यम उद्योगों को मतलब MSME को पुनर्जीवित करने का उपाय करने वाला पहला राज्य बना है। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रीस्टार्ट पैकेज में MSME इकाइयों को स्वीकृत प्रोत्साहन, कार्यशील पूंजी ऋण, अधिमान्य बाजार पहुंच आदि का भुगतान इसमें शामिल है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने, राज्यों में समग्र कारोबारी माहौल में सुधार के लिए क्यों जारी कर रहा है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलिए अगला प्रश्न है, चोल शिलालेख में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख किया गया, इसमें निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर हमें बताना है विचार करके। तो बेलन गई क्या है? बेलन वगाई क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि होती थी, नाम होता था बेलन वगाई। तो सही है कि गलत है? बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि होती थी, बात सही है। ठीक, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाती थी, देवादेव ब्रह्मदेव सब होती थी। ठीक है, तीसरा है शलाभोग। शलाभोग क्या है? विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको शलाभोग बोलते थे। पल्ली चंदम, पल्ली चंदम क्या है? जैन संस्थाओं को दान दी गई जो भूमि थी उसको बोलते थे पल्ली चंदम। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेलन वगाई गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी, किसानों को, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को, शलाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि होती थी। चारों स्टेटमेंट सही, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, सही उत्तर डी ही है। हाँ, तो वही बताया कि व्याख्या की गई उसी की, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, जोड़ी सही ढंग से मेल कौन सिखा रही है? ठीक है ना, तो जोड़ी मेल खाना भी सही है, मिलाना है इसे। देखते हैं सही जोड़ी कहाँ मिल रही है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी थी, सही है या फिर गलत है? अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी थी, ठीक है, सही है अश्वघोष। वसुमित्र, हमने कल इनके बारे में भी बताया था, कनिष्क के राज दरबारी थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, ये भी बात सही है। नागसेन ने मिलिंद पन्नो लिखा, ये भी बात सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या? डी हो जाएगा ना, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए रंपा विद्रोह हुआ था 1922-24 के में हुआ था रंपा विद्रोह। तो इसके बारे में सही स्टेटमेंट हमको बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, सही है कि गलत है? अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया, तो बात सही है। ठीक है, यह विद्रोह विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ था, तो ये भी बात सही है, विशाखापत्तनम वाले क्षेत्र में हुआ था,
तो दोनों स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था विशाखापट्टनम एजेंसी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ था, ये बात सही है। ठीक है, सही उत्तर है। चलिए, तो स्टेटमेंट है, उसकी व्याख्या है, तो उसको ज़्यादा पढ़ के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक युद्ध के बारे में बताना हमें। देखिए, उत्तराधिकार का जो ऑस्ट्रिया का युद्ध था, पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। क्या सही है? पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके लड़ा गया था। तो सही है कि गलत है? गलत है ये। ठीक है, क्या है? गलत है। दूसरा है, वांडीवास की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त कर दिया। तो ये बात तो सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, बी इसका सही उत्तर। हाँ, अच्छा, इसमें क्या बताया गया ये है, देखिए, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार वाला युद्ध हुआ था, वो पहले कर्नाटक युद्ध से शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वाले युद्ध से। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से शुरू हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा बता दिया गया, इसलिए गलत है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। 44 से 48 के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, अगला है, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। इस पे के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो बात सही है ना, कि गलत है? गलत है। ठीक है, दूसरा है, जब संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब वॉरेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल था। देखिए, इस हिसाब से भी देखें तो सही कौन सा है? दूसरा, जब संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। जनरल, ठीक है, जनरल है, तो बात सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि दूसरा सही, पहला तो गलत है। देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षर किया था उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए, क्या है भाई, स्टेटमेंट है, किंवदंती कहती कुछ राजपूत वंशों का जन्म अग्नि अल्टार अग्निकुंड से हुआ है। अग्नि अल्टार, अल्टर मतलब होता है कुंड। ठीक है, अग्नि वेदिका बोलते हैं, वो बोल सकते हैं अग्नि अल्टर, तो अग्निकुंड से हुआ था। अग्निकुंड निम्नलिखित में से किस वंश में है? हमें ये चीज बतानी इसमें। ठीक है, तो देखिए, चौहान है, चालुक्य हैं, प्रतिहार और परमार। तो ये चारों जो है अग्निकुंड से संबंधित, अग्निकुल से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, सही है ना। अग्निकुंड के 4 राजपूत वंश रहे, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। ठीक है, चलिए, इसका उत्तर दिख गया है। देखिए, हैंगिंग बालकनी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है? हैंगिंग बालकनी किससे? तो इसका सही उत्तर सी था, राजपूत शैली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हैंगिंग बालकनी, ध्यान रखना। देखिए, इसमें क्या है कि एक झरोखा या झरोका राजस्थान में वास्तुकला की राजपूत शैली में इस्तेमाल की जाने एक प्रकार की ओवर हेडिंग हैंडिंग बालकनी है। दीवार विमान से आगे झरोखा जूटिंग का उपयोग भवन के वास्तुशिल्प सौंदर्य को जोड़ने या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था महिलाओं को खुद को देखे बिना बाहर की घटनाओं को देखने की अनुमति दी जाए। वैकल्पिक रूप से इन खिड़कियों का उपयोग धनुर्धारियों और जासूसों की स्थिति के लिए भी किया जा सकता है, किया जाता था उन्हीं के लिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सल्तनतों में से कौन सा लाल सैंडस्टोन का उपयोग व्यापक रूप से निर्माण के लिए किया था? लाल सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किस सल्तनत के ने किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने किया था? तो हमें ये बताना है। देखिए, इसमें क्या है, गुलाम वंश है, लोधी, सैयद, खिलजी। खिलजी, अलाई दरवाजा वरवाजा ना,
ये सब वही तो ये सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर खिलजी वंश है। गुलाम वंश तो नहीं है, लोधी वंश भी नहीं, सैयद वंश तो पता नहीं इसके बारे में। खिलजी वंश सही है लेकिन, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग व्यापक रूप से जाना जाता है। सही उत्तर खिलजी वंश ही है, ठीक है। देखिए क्या है, खिलजी वंश के दौरान वास्तुकला भवन निर्माण कला के प्रारंभिक चरण में था, जिसने भारत में 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में थोड़ी प्रगति कर ली थी। खिलजी दूसरे मुस्लिम वंश थे, सल्तनत वंश थे। 1290 से 1320 तक, मतलब कितने साल, 40 साल है ये ना, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, जिन्होंने 1296 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, 1296 में दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। वास्तुकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उन्हें इस्लामी वास्तुकला का एक महान संरक्षक भी माना जाता है। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इस शासक की सबसे महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाएं क्या है, कुतुब मस्जिद है, और दिल्ली में सीरी किले के निर्माण का विस्तार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सही हमें बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की राज्य का संस्थापक था। तो सही है या गलत है। उत्तरी भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की राज्य का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दाता कहा की उपाधि दी गई थी, तो ये भी बात सही है। मिनहाज उस सिराज ने इनको ये वाली उपाधि दी थी, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श या लाखों का दाता, मतलब लाखों का दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा गया, लाखों का दान करने वाला। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। सही उत्तर क्या हुआ, डी हो जाएगा इसका, डी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, मिनाज उस सिराज उस सही है, कहा था ऐबक को लाख बख्श से लाखों दाता का बोला था। ममलूक वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के ममलूक वंश का संस्थापक था। वह सल्तनत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए क्या है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया। उन्होंने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जो थे उन्होंने पूरा भी किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अकाल के पीड़ितों को राहत देने के लिए अकाल संहिता की स्थापना की थी, या अकाल कोड की स्थापना, अकाल संहिता की स्थापना की थी। तो वो कौन था, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक थे। बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन तो नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। इन्होंने अकाल संहिता बनाई थी, स्थापना की थी अकाल से पीड़ितों को राहत देने के लिए, ठीक है। सही उत्तर क्या हुआ, इसका ए हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अकाल पीड़ितों से उनकी रक्षा करने के लिए दीवाने पोह कृषि विभाग का गठन किया। दीवाने पोह नाम से अकाल पीड़ितों को राहत देने के लिए अकाल कोड का भी गठन किया इन्होंने, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सरोद पोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए क्या है ये, तो सरोद पोर्स जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा गठित सरोद रोड्स के समान है। तो बात सही है कि गलत है, सरोद पोर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा गठित सरोद रोड्स के समान है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, सरोद पोर्ट की स्थापना सोसाइटी रेगुलेटिंग एक्ट 1860 के तहत की जाती है, तो ये भी बात सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर सी ही है। देखिए क्या है इसमें, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने नई दिल्ली में आभासी समारोह के माध्यम से सरोद पोर्ट सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल, क्या नाम है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल पोर्ट्स का शुभारंभ किया। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860
60 के तहत स्थापित किया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा गठित सर्व रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है, मतलब इसके जो इसमें वही इसमें भी है, ठीक है। इसमें इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, कौन, आईपीए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन आईपीटीटीए के सदस्य शामिल हैं, किसमें, सर्वोच्च पोर्ट्स में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना हमें। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। देखिए, यह समुद्री क्षेत्र के में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता करेगा, कौन, सर्वोच्च पोर्ट्स, जिनमें प्रमुख बंदरगाह, निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, बंदरगाह सहित प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र में शिपिंग क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इसके बीच विवादों को कवर किया जाएगा। इसमें अनुदान प्राधिकरण, लाइसेंसदारी, रियायतकर्ता, ठेकेदार जो भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न अनुबंधों के निष्पादन के दौरान और उसके दौरान होने वाले लाइसेंसदारी, रियायतकर्ता, उनके ठेकेदारों के बीच में जो कुछ विवाद होगा उसको निपटाने का काम भी इसी के बीच में होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ये क्या है, 5 स्टार विलेज योजना क्या है, 5 सितारा गांव परियोजना, इसमें हिंदी में बोलेंगे तो 5 स्टार विलेज योजना किससे संबंधित है, तो गांव में वित्तीय समावेशन से, कि गांव के स्कूल स्तरों में शिक्षा या खुले में शौच के आधार पर रेटिंग गांव, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज। तो इसमें कौन सा सही है, सही उत्तर इसका डी होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज के रूप में है। देखिए, डाक विभाग जो संचार मंत्रालय ने 5 स्टार विलेज नाम की एक योजना शुरू की, किसने, संचार मंत्रालय, डाक विभाग ने। यह योजना विशेष रूप से आंतरिक गांव में सार्वजनिक जागरूकता, डाक उत्पादों सेवाओं तक पहुंचने के अंतराल को पाटने का प्रयास करती है, ठीक है। योजना का उद्देश्य क्या है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है, इसके 3 घटक हैं, कौन, उत्पाद सेवा उपलब्धता, उत्पाद सेवा प्रचार, उत्पाद सेवा विपणन, ठीक है। सेवा उपलब्धता, उत्पाद सेवा प्रचार, उत्पाद सेवा विपणन, ठीक है। 1 स्टॉप सेंटर है, शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी डाकघर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा ये, ठीक है। इसके तहत कवर की गई योजनाएं हैं, उनका नाम क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता, एनएससी केवीपी प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ खाता, वित्त पोषित डाकघर, ये सारी योजनाएं इसमें कवर की गई हैं। वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, भारत डाक भुगतान बैंक खाता, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता, ये सभी इसमें योजनाएं कवर की गई हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो सही है ना, पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में, तो ये बात सही है। भारत ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, पुष्टि नहीं की है मतलब, तो भारत तो सबसे पहले ये सब करेगा ना, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा ना, पहला सही है, दूसरा तो गलत है, बिल्कुल गलत है दूसरा वाला, ठीक है। देखिए क्या इसमें, WHO तत्वावधान में पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 21 मई 2003 को ये अपनाया गया था। 27 फरवरी 2005 को लागू हुआ, कब अपनाया गया, 2003 में, लागू हुआ 2005 में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, भारत ने 2004 में ही इसकी पुष्टि कर दी थी, ठीक है। तंबाकू की महामारी के वैश्वीकरण के जवाब में विकसित किया गया और एक साक्ष्य आधारित संधि है जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम मानक के अधिकार की पुष्टि भी करता है। तंबाकू के उपयोग से निपटने के लिए FCTC के उपायों में शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, देखिए, मूल्य और कर उपाय शामिल है। तंबाकू पैकेज पर बड़े ग्राफिक चेतावनी होनी चाहिए, ठीक है। 100% धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। तंबाकू विपणन पर प्रतिबंध, धूम्रपान छोड़ने वालों के लिए समर्थन, फिर तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकना, ये सारे इसमें काम है, इसके काम यही है, ठीक है। FCTC के उपाय, ठीक है। आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।
और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, इससे आपको याद हो जाएंगे प्रश्न और उनकी व्याख्या भी याद हो जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।